डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जुड़े हुए हैं। संभल में जो दंगा हुआ है, सांप्रदायिक हिंसा हुई है, उसमें विपक्षीय नेताओं को, खास करके समाजवादी पार्टी के नेताओं को जाने नहीं दिया जा रहा है, प्रतिनिधिमंडल को जाने नहीं दिया जा रहा है। आखिर योगी सरकार क्या चाहती है? योगी सरकार की भूमिका इस दंगे को लेकर क्या है? बताएं आनंद प्रकाश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो है कि हमारे साथ अभी बाध्यता है। मैं संभल के माने में हमको कहा गया निर्देश है कि हमें बहुत नहीं बोलना चाहिए, या यूँ कहिए कि कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैं सामने, वो तो सामने हैं। उसमें हमारे बोलने से और न बोलने का कोई मतलब नहीं बनता है। अभी नदीम खान की बात हुई है। नदीम खान भी वहाँ गए थे, पूरा पैनल लेकर के अपना एक डेलीगेशन लेके गए थे वहाँ पर, और उनके साथ जो हादसा हुआ आप देख रहे हैं। जफर नकवी साहब जामा मस्जिद के सदर हैं। उस दिन आप 4 घंटे के अंदर जो वस्तुगत साक्ष्य है कि 19 नवंबर को 2:30 पर फैसला आता है, और वो फैसला की नोटिस चली जाती है, और जो वो नियुक्त हो जाता है, उसके लिए वो काउंसलर नियुक्त हो जाता है, और शाम को 6 बजे सब लोग वहां जुट करके जा करके सर्वे भी कर लेते हैं। उसमें जफर नकवी साहब भी रहते हैं, और विधिवत वहां पर सर्वे संपन्न कराया जाता है। लेकिन उससे तो खाली उनका काम बना नहीं। अभी अभी अजित भाई कह रहे थे कि वो तो सपा का वो था और इसलिए वो लोग चुनाव हार गए। लेकिन चुनाव कैसे लड़ा गया है, यह इस बात का एक उदाहरण संभल का कांड भी है कि उसके पहले हम लोगों ने वहां देखा कि रिवाल्वर लेकर के पुलिस वाला, नंगे रिवाल्वर लेकर के, और वो जनता को दौड़ा रहा था, डरा रहा था कि वोट डालने मत आना। और यही स्थिति लगभग हर सीटों पर रही। लेकिन अब उन 2 सीटों पर तो ये लोग कुछ नहीं कर पाए, जीत गए। खैर, उसी का बाइफर्केशन रोकने के लिए एक तरीके से ये कहा जाए कि ये संभल वाला कांड हुआ है कि उधर से ध्यान हटा दिया जाए, या अडानी पर से जो अडानी पर गंभीर संकट पैदा हो गया है, उस पर से ध्यान न जाए लोगों का। संसद का जो सत्र नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, उस पर ध्यान लोगों का न जाए, उसके चलते ये संभल का कांड किया गया। तो संभल की तो ये स्थिति है कि उस दिन 19 तारीख को विधिवत सर्वे संपन्न हो गया, सब कुछ संपन्न हो गया शानपुर से। अच्छा, जबकि उस सर्वे के आदेश का कोई मतलब नहीं था। जब वर्षिप एक्ट लगा हुआ है, सब लगा हुआ है, और एक निचली अदालत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए एक निचली अदालत, और उसमें स्पष्ट रूप से एक जो आदमी है अपना विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन, ये लोग बाप बेटे हैं, पूरे देश भर में घूम घूम के ये लोग यही कमाए कर रहे हैं खाली कि कहाँ कहाँ से और ये विधिवत सत्ता के सहयोग से इनका ये पूरा पूरा अभियान चल रहा है। और उसमें अपना चाहे ये अपना ज्ञान वापी हो या संभल, ऐसे खोज खोज करके हर जगह ये लोग कर रहे हैं, और लेकिन उनके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और अभी जैसे अजमेर का कांड हुआ है, अजमेर कांड में जो विष्णु गुप्ता है, विष्णु गुप्ता घोषित अपराधी है। 17 बड़े गंभीर आरोप उसके ऊपर है। लेकिन उसके इसको जो सदियों पहले 1145 का जो मैंने वो तब से लेकर के आज तक चला हुआ है, और उसकी बातों को, उसकी पिटीशन को संज्ञान में लेते हुए वहां भी आदेश देने की बात की जा रही है। और हमारे जैसे आदमी को यह निर्देश है कि हम मतलब अभी हम इस पर कुछ न बोलें, क्योंकि अगर कोई मामला केस चल रहा है, अपना कोर्ट में है, तो बाहर उसका वो नहीं होना चाहिए। तो खैर अपना वो तो अलग की बात है। लेकिन हमें कहेंगे कि इस तरीके की साजिश, अब ये सरकार स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट हो गया है, यह सरकार जनता की सरकार नहीं है, यह सरकार कारपोरेट की सरकार है। और उसमें भी पूरे कारपोरेट की सरकार नहीं है, ये चंद कारपोरेट की सरकार है। और उसके हितों के संरक्षण के लिए हमारी सरकार किस हद तक जा सकती है, ये हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग 40वीं ये वर्षगांठ उसकी होने जा रही है भोपाल गैस त्रासदी की। तो उसमें भी देखा जाए कि केवल यही सरकार नहीं, इसके पहले भी सरकारें भी किस तरीके से कारपोरेट को और विदेशी कारपोरेट को भी किस तरीके से लोग समर्थन कर रहे थे। एंडरसन को 40 साल पहले बाकायदे मुख्यमंत्री की गाड़ी में बैठा करके और उसको सकुशल उसको अमेरिका भेज दिया गया। तो यह जनता
को देखने की जरूरत है कि ऐसी सरकारों का क्या भविष्य है। आज की तारीख में अपना लोगों का ये कहना है कि कांग्रेस को, सपा को उसको सीट दे दे। अरे हम कहाँ उनको सीट नहीं दे रहे थे, आपको पता होना चाहिए। वो 5 सीट मांग रहे थे, हमने कहा कि जहां आप लड़ पाने की स्थिति में हो आप सारी सीट दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने स्वयं सरेंडर किया। और लेकिन ये है कि कांग्रेस की आज की तारीख में लड़ रही है। आज अजय राय के नेतृत्व में भी कांग्रेस के लोग संभल जाने की कोशिश कर रहे थे, और अभी भी इस समय भी उनको लखनऊ दफ्तर में घेर के रखा गया है, पुलिस बल ने उनको घेर के रखा है, उनको भी रखा है। और समाजवादी पार्टी का तो पूरा का पूरा पूरी पूरी पार्टी इस तरीके से लग गई है। जो वहां संभल का हमारा सांसद है, वो सांसद को भी उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। जो हमारा वहां का विधायक है, विधायक का लड़का है, उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। और ये कहा जा रहा है कि वहां जो 5 मौतें हुई हैं उसके लिए ये लोग जिम्मेदार है। जबकि वहां के सदर जफर नकवी खुलेआम उन्होंने कहा कि हमारी आंख के सामने पुलिस गोलियां चला रही थी, और पुलिस केवल अपने असलहे से गोलियां नहीं चला रही थी, प्राइवेट कट्टे से गोलियां चला रही थी। और जो लोग वहां मरे हैं उनके ऊपर वैसी ही गोलियों का जो पोस्टमार्टम हुआ है उसमें वैसी ही गोलियां आई हैं। और यह सरकार, बेशरम निर्लज सरकार, यह बार बार कह रही है कि वह तो शिया और सुन्नी का झगड़ा था, वो लोग आपस में लड़ गए और आपस में गोलीबारी किए हैं, और आपसी गोलीबारी से उनको चोटें आई हैं। अब इससे ज्यादा विभत्स क्या हो सकता है कि एक तरीके से शासन प्रशासन स्वीकार कर रहा है कि हमारी आंख के सामने ये सब चीजें हुई। जबकि सच बात यह है कि शासन प्रशासन के संरक्षण में आप उसको देखिए, बाकायदे जुलूस लेकर के, जो उनका लायर है वो बाकायदे जुलूस लेकर के दूसरे दिन 24 तारीख को वहां जाता है, और नारे लगाते हुए ये उत्तेजक नारे लगाते हुए जाता है। तुम सर्वे जब एक बार हो गया 19 को, उसके बाद भी तुम 24 तारीख को जा रहे हो, तो सर्वे करने जा रहे हो तो सर्वे करो अपना। ठीक है, सर्वे का आदेश गलत था, सही था, वो तो अलग की बात है। लेकिन जब तुम सर्वे करने जा रहे हो तो सर्वे करने जुलूस लेके जाओगे, अराजक नारे लगाते हुए जाओगे। तो ये कहीं ना कहीं उनको प्रोवोक करने की कोशिश की कि 19 तारीख को जो चीज नहीं हो पाया वो चीज अब हमको कर ही देना है। और इन लोगों ने उसके बावजूद भी, वहां की जनता जब कुछ नहीं की है, तो इन लोगों ने, पुलिस प्रशासन ने वहां पर गोलियां चलाई और 5 लोगों की हत्या खुलेआम की है। जबकि ये लोग कह रहे हैं 5 नहीं है, केवल 4 लोग मरे हैं, और वो 4 भी आपसी झगड़े में मरे। तो इस तरीके की स्थिति में आज हमारा भारत आ चुका है। यह इस हफ्ते का सबसे शर्मनाक सप्ताह अगर कहा जाए, साजिशों के लिए शर्मनाक सप्ताह कहा जाए तो ये है। और इसी हफ्ते या इसके पहले से जिसकी भूमिका बन रही थी, इस सप्ताह हमारा सदन का ये सत्र भी चल रहा है, सत्र चलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन एक चीज और भी है कि अब जनता, अब आम आदमी, हमारा मतदाता किस तरीके से लड़ना चाहिए इस गंभीर और भ्रष्ट सरकार से, उसका भी रास्ता खोज लिया है। अभी अभी अपने सुनीलन साहब ने उसका जिक्र किया, सोलापुर गांव का। सोलापुर गांव का भूत ऐसा है कि उस पर महाविकास अघाड़ी को एक भी वोट नहीं मिला है। तो उस गांव के लोगों ने निश्चित किया कि पंचायत भवन के अंदर आप सब लोग आओ, बीएलओ आओ, डीएम आओ, एसपी आओ, सब लोग वहां बैठ करके, और आइए हम बैलेट पेपर से हम चुनाव कराते हैं। और आज वहां चुनाव संपन्न हो गया। कल जब काउंटिंग होगी तो लोगों का कहना है कि 90% वोट वहां महाविकास अघाड़ी के पक्ष में गिरने वाला है। तो इस तरीके अगर यह रिजल्ट कल आ जाता है तो यह सरकार और यह चुनाव आयोग नंगा होकर के, हालांकि इसके पहले भी नंगा होकर के खड़ा हुआ है, उसके ऊपर ये कोई वस्त्र नहीं रह गया है, लेकिन यह एक मॉडल निकल के आएगा, सोलापुर का मॉडल निकल के आएगा कि ये इस तरीके से भी लड़ाई हो सकता है। और उसका आज चुनाव संपन्न हो गया है, कल उसकी काउंटिंग होगी और उसमें कितना समय लग जाता है क्या। और उसके साथ एक यह भी है कि अभी महाराष्ट्र में 20 लोगों ने वीवीपैट के चलान के लिए बाकायदे पैसा जमा कर दिया। हालांकि इतनी महंगी प्रोसेस है कि कोई भी आदमी हिम्मत नहीं करेगा। और उसमें अजित पवार के अगेंस्ट
जो योगेंद्र पवार खड़े थे, उन्होंने 9 लाख रुपया आज जमा कर दिया वहां पर वीवीपैट का, और फिर जो भी प्रोसेस होगा उसकी प्रोसेस तो अब इनको करनी ही पड़ेगी, और 20 लोगों की ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। सच तो ये है कि महाराष्ट्र का चुनाव इसीलिए बॉर्डर पर रखा गया था। इनको अंदाजा था कि महाविकास आघाड़ी पा तो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि वो लोग ये सरकार बनाने में देर करे, तो 26 तारीख के बिल्कुल बॉर्डर पर रखा गया था। 23 तारीख को रिजल्ट दिया गया कि अगर 26 तक सरकार नहीं बनेगी तो हम वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर लेंगे। लेकिन आज स्थिति यह है कि इतने तथाकथित प्रचंड बहुमत के बावजूद वहां पर ये सरकार नहीं बन रही है, और सरकारी नहीं बन रही है तो यह भी एक संवैधानिक अवहेलना कर रहे, उपेक्षा कर रहे हैं लोग कि आज की तारीख तक केंद्र सरकार उसका कोई संज्ञान नहीं ले रही है, और अभी तक वही अवैध सरकार वहां चल रही है। जबकि अब तो वो सरकार भी इस्तीफा दे दी है, शिंदे साहब भी इस्तीफा दे दिए हैं। तो आज महाराष्ट्र में इतनी भयंकर तथाकथित जीत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये लोग स्पष्ट जानते हैं कि यह जीत उनकी जीत नहीं है। और अभी भी लोग कह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस ने 3/4 बहुमत की जितवा दिया। देवेंद्र फडणवीस भी इसीलिए बोलने की स्थिति में नहीं है कि यह जीत देवेंद्र फडणवीस के कारण नहीं हुई है, यह जीत भारतीय जनता पार्टी के कारण नहीं हुई है, यह जीत वहां के वो मतदाताओं के कारण नहीं हुई। वह जीत जिसके कारण हुई है वो हर चीजों का आकलन कर रहा है कि आखिर हम किसको बना दें, कैसे बना दें कि अडानी को जो हमको वहां की संपत्ति देनी है, धारावी को देना है, और पूरे महाराष्ट्र को का जो अर्थ दोहन करना है उसको हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर ले सकते हैं। अब तक इनके पास कोई ऐसी चीज नहीं मिली। एक चीज और समाचार जो निकल करके आ रहा है वह तो और भी भयंकर है कि विदेश से लोन ले रहा है हमारी स्टेट बैंक, 1 लाख करोड़ या कितने का लोन है, और वह लोन की गारंटी भारत सरकार देगी, और वह लोन सीधे सीधे अडानी को दिया जाना है, ताकि अडानी के ऊपर यह जो संकट आया है, पूरे विश्वव्यापी संकट आया है, उस संकट से उनको निजात दिलाई जा सके, और ये कहा जा सके कि भारत के ऊपर बहुत बड़ा संकट था और उसको भारत सरकार ने उसको अपना निदान कर लिया। और अगर ये ऐसा होगा तो यह निश्चित रूप से देश के लिए सबसे शर्मनाक, सबसे हानिकारक और हमें कोलैप्स करने की साजिश है, क्योंकि अब यह सरकार जान रही है, मान रही है कि इनके अंतिम दिन बिल्कुल करीब हैं, तो जाते जाते देश को नस्तानाबूद कर देना चाहते हैं, और उसी के कारण ये संभल हुआ है। उसी के कारण ये अजमेर शरीफ की भी घटना की जा रही है, और उसी के कारण संसद को रोका गया है कि ये सारी चीजों को मिला करके देश पर एक अभूतपूर्व जो आसन्न संकट है इसका ये गुब्बारा फोड़ करके और ये झोला उठा करके चल दे। तो हम तो यही कहेंगे कि पिछला सप्ताह बहुत ही दुखदाई, बहुत ही दर्दनाक हमारे देश के लिए और दुनिया के लिए भी होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी। शायद सलीम भाई कुछ और कहना चाहते हैं। 1 मिनट में सलीम भाई अपनी बात पूरी कर लें। सबकी चर्चा आपने सुनी है, और जिस तरह से सुनीलम जी ने कहा है, और जो नया प्रयोग महाराष्ट्र में हो रहा है चुनाव आयोग और सरकार के गठबंधन को उजागर करने के लिए, उसको लेकर आप अपनी टिप्पणी करें। सलीम भाई। नहीं, ये देखिए, इन लोगों ने पहले तो एमएलए को, विधायकों को तोड़ा, उनको चुराया। उसके बाद इन्होंने पार्टियों को तोड़ा और उसको निशान के साथ चुराया, और अब इन्होंने जो है वो पूरा इलेक्शन ही चुरा लिया, जैसा कि अभी डॉक्टर तिवारी साहब बता रहे थे। तो अब इससे ज्यादा तो कोई बड़ी चोरी हो नहीं सकती, लेकिन ये चोरी इतनी बड़ी हो गई कि ये इनसे हजम नहीं हो पा रही है। तो अब आप देखिए कि झारखंड में जो है वो सीएम आ गया, लेकिन यहाँ पर सीएम का कोई ठिकाना ही नहीं है। अब ये सोच रहे हैं कि ब्राह्मण को बना देंगे तो मराठा नाराज हो जाएंगे, मराठा को बना देंगे तो आरएसएस नाराज हो जाएगा। अब इनकी आपस में जो है वो शिक्षा लीडर हो रही है। तो ये इस परिप्रेक्ष्य में ये जो शोलापुर का उदाहरण है, ये एक बहुत ही, मैं समझता हूं कि क्रांतिकारी फैसला है कि अगर कल को ये होने लगे कि हर इलेक्शन बूथ के बाद एक बाहर दूसरा बूथ है और उस पर लोग जो है वो अपना
पर्ची से वोट दे रहे हैं और उसकी गिनती हो रही है और मीडिया जो है वो दोनों गिनती दिखा रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी खतरनाक चीज हो जाएगी इस सरकार के लिए।